तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था यूरोप में राष्ट्रवाद की पार्ट 1 की। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमने वाटरलू का युद्ध में 1815 तक पढ़े थे, जिसमें नेपोलियन हार गया था। तो चलिए दोस्तों, जस्ट लाइक रिवीजन एक बार कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हमने बात पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा था। तो भाई जैसा कि हमने बताया था कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा व प्रेम बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यूरोप में आया था। कहाँ राष्ट्रवाद आया था? तो सबसे पहले यूरोप में आया था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताया था कि पूरे विश्व में कितने महादेश हैं, कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, जिसमें हमारा यूरोप महाद्वीप भी आता है, ठीक है ना। यूरोप महाद्वीप में कितने देश है भाई? यूरोप महाद्वीप में 44 देश है। जी हाँ दोस्तों, 44 देश हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये 44 देश में भी सबसे पहले कहाँ आया था राष्ट्रवाद? तो सबसे पहले फ्रांस में आया था। कहाँ आया था भाई? फ्रांस में सबसे पहले आया था राष्ट्रवाद। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, जिसमें लुई 16वां को 1793 में फांसी की सजा सुना दी गई। कब सुना दी गई? 1789 में क्रांति हुई, ठीक है। 1789 में क्रांति हुई, 1793 में इसको फांसी की सजा सुनवा दी गई। अब बनता है 1804 में। जी हाँ, 1804 में कौन बनता है? नेपोलियन सम्राट बनता है फ्रांस का। जी हाँ दोस्तों, हम इतना जल्दी यूँ करवा रहे हैं क्योंकि हमने इससे पिछले वीडियो में ये सभी सारी बातों को पढ़ रखा था, इसलिए हम चाहते हैं एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, ठीक ना। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना था, और फ्रांस का शासक बनते ही वहाँ पे अच्छे अच्छे काम किए और फ्रांस को एक नई ऊंची सीमा तक ले गया, ठीक है। अब देखिए, जब फ्रांस में अच्छे अच्छे कार्य होने लगे तो पड़ोसियों देशों की जलन होने लगी। क्या होने लगी? जलन होने लगी। तो अब वहाँ का जो आधिपत्य था, पूरे यूरोप में किसका आधिपत्य था? मेटरनी का आधिपत्य था, यानी उसका स्वामित्व था, वर्चस्व था किसका? मेटरनी का, यानी ऑस्ट्रिया का। तो उस ऑस्ट्रिया और 4-5 देश और मिलकर किसको? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देते हैं। किस युद्ध में? तो भाई वाटरलू के युद्ध में। कब? 1815 में। कौन युद्ध? वाटरलू। जी हाँ, वाटरलू के युद्ध में किसको हरा देते हैं? नेपोलियन को हरा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें ऑस्ट्रिया होता है, जिसमें प्रशा होता है, रूस होता है, ब्रिटेन होता है, हंगरी होता है, यानी 4-5 देश मिलकर किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देता है। जहाँ 1815 में अब फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है। अब यह 1821 में कहाँ चला जाता है? 1821 में सेंट हेलेना टापू पे चला जाता है, जहाँ इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। जहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया था 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, और हम यहीं तक पढ़े भी थे। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद मैं बता दूं 1815 में जब वाटरलू का युद्ध हुआ तो उसी समय वियना सम्मेलन भी हुआ। क्या हुआ? वियना सम्मेलन हुआ। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि 1815 में फिर से वियना सम्मेलन हुआ। जी हाँ, वियना सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? वियना सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम वियना कांग्रेस भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस भी कहते हैं। ये वो कांग्रेस नहीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। यहाँ कांग्रेस कहने का मतलब है सम्मेलन से, ठीक ना। तो 1815 में ही क्या हुआ? वाटरलू का युद्ध हुआ, और 1815 में ही वियना सम्मेलन हुआ। जी हाँ दोस्तों, कोई भी युद्ध होता है तो उस युद्ध के बाद एक समझौता होती है कि नहीं। तो उसी के बाद 1815 में वियना सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने मिलकर? 4 देशों ने भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, 4 देशों ने भाग लिया था। प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, ये 4 देश इसमें भाग लिए थे। जी हाँ दोस्तों, इसका सम्मेलन कहाँ होता है? वियना में होता है। जी हाँ दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, वियना में इसका क्या होता है? सम्मेलन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वियना में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वियना जो है ऑस्ट्रिया की क्या है? राजधानी है। क्या है? राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रिया की राजधानी का क्या नाम है, तो आप बोलोगे वियना। तो जी हाँ दोस्तों, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। वहाँ का जो चांसलर था, कौन था? मेटरनिक। जी हाँ, मेटरनिक। यहाँ का क्या था? चांसलर था, चांसलर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का चांसलर था मेटरनिक, जो कि वियना सम्मेलन का क्या किया? मेजबानी किया, यानी अध्यक्षता किया। जी हाँ दोस्तों, सपोज डेट, मान लीजिए अगर भारत में अगर कोई मीटिंग होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे नरेंद्र मोदी करेंगे। यानी जहाँ जिसकी सम्मेलन होती है वहाँ उसके प्रधान पुरुष, यानी उसके जो मेन अंग होते हैं, वह वहाँ के क्या करते हैं?
अध्यक्षता करते हैं। तो वियना सम्मेलन में हुआ, यानी वियना सम्मेलन में हुआ तो वहाँ अध्यक्षता भी कौन करेंगे, वियना के चांसलर करेंगे, यानी मेटरनिक ने वहाँ क्या किया, अध्यक्षता किया वियना सम्मेलन की। तो भाई कोई भी वियना सम्मेलन हुआ तो कोई भी अगर सम्मेलन होता है तो उसमें कुछ निर्णय लिए जाते हैं, उसमें कुछ कदम उठाए जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, तो आइए हम इसे जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वियना सम्मेलन 1815 में हुआ, और वियना सम्मेलन 1815 में जो हुआ, तो अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था, ये वियना सम्मेलन हुआ तो इसका क्या उद्देश्य था, तो सबसे पहले ये जान लो कि उस समय ऑस्ट्रिया क्या था, पूरे यूरोप में, लगभग पूरे यूरोप में उसका आधिपत्य था, यानी वर्चस्व था, यानी मेटरनिक जो चाहता वो होता था, ठीक है ना, मेटरनिक जो चाहता वो होता था, क्योंकि उस समय उस मेटरनिक का ही प्रभुत्व था, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसने क्या किया, यह जो था बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिक जो था प्रतिक्रियावादी चांसलर था, यानी प्रतिक्रियावादी उसे कहते हैं जो कि राजतंत्र का समर्थक हो, जो कि सुधार नहीं चाहता हो, जो विकास नहीं चाहता हो। मान लीजिए हमारा देश विकास कर रहा है तो मेटरनिक चाहेगा क्या, कि विकास नहीं करे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेटरनिक कभी भी नहीं चाहता था कि राष्ट्रवाद आए। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवाद आए, गणतांत्रिक विचारों का वो विरोधक था, वह क्रांति का भी विरोधी था, कि वह नहीं चाहता था कि जनता विरोध भी करे, ठीक ना। तो मेटरनिक जो था बहुत ही निरंकुश शासक था, ठीक है, वह कभी भी नहीं चाह रहा था कि राष्ट्रवाद आए। तो भाई नेपोलियन जब आया तो फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा था ना, तो ये जब राष्ट्रवाद का उदय होगा तो मेटरनिक कभी भी नहीं चाहेगा कि राष्ट्रवाद का उदय है, इसीलिए वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा देता है, और हराने के बाद वियना सम्मेलन होता है। और वियना सम्मेलन में क्या निर्णय लिया जाती है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को लागू करना, पुरातन व्यवस्था को लागू करना। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे पहला उद्देश्य था कि फ्रांस में पुनः पुरातन व्यवस्था को लागू करना। जी हाँ दोस्तों, पुनः मतलब यानी मतलब फिर से, जो कि फ्रांस में पहले राजतंत्र था। मान लीजिए जैसे नेपोलियन आया तो संवैधानिक राजतंत्र हो गई, जो कि नियम कानून के तहत जनता को कुछ अधिकार हो गए थे, जनता सब एक हो गई थी। लेकिन नेपोलियन से पहले क्या था, राजतंत्र था, कट्टर राजतंत्र था, यानी कहने का मतलब जनता के पास कोई अधिकार नहीं थी, है कि नहीं। तो वही फिर से कर दिया गया, क्या कर दिया गया, फ्रांस में फिर से राजतंत्र स्थापित किया गया। दूसरे, नेपोलियन द्वारा जीते गए प्रदेशों को आपस में बंटवारा कर दिया गया, ठीक ना, और उसके किए गए कार्य को अस्त व्यस्त कर दिया गया। यह दोस्तों दूसरा कारण था, दूसरा जो उद्देश्य था, नेपोलियन द्वारा जीते गए प्रदेशों का, जीते गए प्रदेशों का बंटवारा करना, और उस किए गए कार्यों को, किए गए कार्यों को अस्त व्यस्त करना। जी हाँ दोस्तों, पहला जो था फ्रांस में पुनः पुरातन व्यवस्था को लागू करना, दूसरा नेपोलियन द्वारा जितने भी देश जीते गए थे, जितने भी प्रदेश जीते गए थे उसका बंटवारा कर लेना, और नेपोलियन द्वारा जो राष्ट्रवाद के लिए जो उठाए गए कदम थे, जिसमें पूरे यूरोप को एक नए संदेश दिया था, उस सभी को अस्त व्यस्त कर दिया। किसने, ऑस्ट्रिया यानी मतलब मेटरनिक ने, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछा जाए वियना कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू हुआ, तो फ्रांस में कोई नया शासक बनेगा, भाई राजगद्दी संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो फ्रांस में शासक बनता है लुई 18वां, आइए जानते हैं। जी हाँ, फ्रांस में शासक बनता है लुई 18वां, लुई 18वां। जी हाँ दोस्तों, लुई 18वां फ्रांस में अब क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। जी हाँ, लुई 18वां यहाँ पे फ्रांस में क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। अब देखिए, कोई भी शासक बनता है तो उसके कुछ नीति होते हैं, उसके कुछ काम करने के कुछ अपने नियम कानून होते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्या नीतियाँ थी, यह जो था प्रतिक्रियावादी, यह प्रतिक्रियावादी तथा उदारवादी
उदारवादी उदारवाद के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, स्थापित करने का काम करता है, करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए लुई अठारहवां की क्या नीति थी। यह प्रतिक्रियावादी, जो प्रतिक्रियावादी थे और जो उदारवादी थे, उन दोनों को आपस में क्या कर देता है, समन्वय कर देता है, यानी आपस में उसको सामंजस्य कर देता है, सभी को मिला देता है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिक्रियावादी क्या होता है और उदारवादी क्या होता है। तो मैंने जैसा कि बताया मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी चांसलर था। यहाँ दोस्तों प्रतिक्रियावादी वो होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, वो जो विकास नहीं चाहता हो, जो कि मतलब सुधार नहीं चाहता हो, जो कि राजतंत्र का समर्थक हो, गणतंत्र का विरोधक हो, उसे कहते हैं प्रतिक्रियावादी। और उदारवादी उसे कहते हैं जो विकास चाहता हो, जो कि गणतंत्र का समर्थक हो, राजतंत्र का विरोधी हो, तो उसे कहते हैं उदारवादी। उदारवादी किसे कहते हैं? उदारवादी किसे कहते हैं? तो भाई मैं आपको बता दूं, जो गणतंत्र के समर्थक हो उसे उदारवादी कहते हैं। तो ये दोनों को क्या करते हैं, आपस में मिलाने का काम करता है लुई अठारहवां। यह दोस्तों ये भी बुर्बो वंश का ही शासक था, बुर्बो वंश का ही क्या था, शासक था। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये तो इसका पहला नीति था। अब ये क्या किया, एक कार्य करता है, एक काम करता है। क्या काम करता है कि दो नंबर में लिख देते हैं, आपस में मिलाने का काम करता है लुई अठारहवां। यह दोस्तों ये भी बुर्बो वंश का ही शासक था, बुर्बो वंश का ही क्या था, शासक था। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये तो इसका पहला नीति था। अब ये क्या किया, एक कार्य करता है, एक काम करता है। क्या काम करता है कि 2 जून 2 जून 1814 को एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी करता है। संवैधानिक घोषणा पत्र जारी करता है। यह संवैधानिक घोषणा पत्र को हम नागरिक संहिता भी बोलते हैं, नागरिक संहिता। जी हाँ दोस्तों, लुई अठारहवां ने 2 जून 1814 को एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया, नागरिक संहिता जारी किया, जो कि यह चाहता था कि 1848 तक फ्रांस में चलते रहे, इसने एक कानून तो बना दिया 2 जून 1814 को, नागरिक संहिता, ठीक ना, एक कानून था। तो ये कानून तो बना दिया, लेकिन क्या हुआ, इसका बीच में ही मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया, ऊपर में लिखता हूँ 1824 में इसका मृत्यु हो गया। ये बेचारे स्वर्ग सिधार गए। तो कैसे 1848 तक इनका कानून चलता? तो भाई 1824 में इनका मृत्यु हो गया, तो इनका कानून भी नहीं चल पाया। ये 1824 तक ही रह गया, 1848 तक नहीं चल गया, लेकिन इन्होंने कानून बनाया था 1848 तक। इतना बात समझ में आता है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया 1824 में क्या हुआ, ये तो मर गए, लुई अठारहवां मर गए। अब कोई तो शासक चाहिए शासन करने के लिए। तो इन्हीं का भाई चार्ल्स दशम क्या बनता है, शासक बनता है। कहाँ का? फ्रांस का। जी हाँ, ये भी किस वंश का था? बुर्बो वंश का था। और मैं आपको बता दूं, ये बुर्बो वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। कौन? चार्ल्स दशम। जैसा कि मैंने बताया, लुई अठारहवां की कोई भी शासक बनता है तो उसकी कुछ नीति होती है, उसके कुछ नियम कायदे होते हैं, है कि नहीं? तो लुई अठारहवां का था कि वह उदारवादियों तथा प्रतिक्रियावादियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। चार्ल्स दशम क्या करता है? इसकी क्या नीति थी? इसकी नीतियाँ थी, इसका एक प्रसिद्ध कथन है। क्या है? क्या कथन है? तो मैं इसका कथन है, मैं अंग्रेजी शासक की तरह शासन करने से अच्छा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। लकड़ी काटना
पसंद करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये किसका कथन है? चार्ल्स दसम का है। जी हाँ, चार्ल्स दसम ने कहा था कि मैं अंग्रेजी शासक की तरह लकड़ी काटने से अच्छा, मैं अंग्रेजी शासन की तरह शासन करने से अच्छा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। ये किसके लिए कहा था? तो भाई लुई 18वां के लिए कहा था, चार्ल्स दसम। जी हाँ, चार्ल्स दसम। अब देखिए ये कैसा आदमी था, ये कथन तो बोल दिया, तो ये आदमी कैसा था? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह एक निरंकुश शासक था। निरंकुश, निरंकुश। यहाँ दोस्तों जैसे कि लुई 16वां भी एक निरंकुश शासक था, मेटरनिक वो भी निरंकुश शासक था, ठीक उसी प्रकार ये भी चार्ल्स दसम एक निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब जिस पर कोई अंकुश न लगा सके, जिस पर कोई अंकुश न लगा सके उसे कहते हैं निरंकुश। तो सबसे पहले एक निरंकुश शासक था, निरंकुश शासक था। और दूसरे में क्या, इसने अपना प्रधानमंत्री पॉलगेनिक को बनाया। किसको बनाया? पॉलगेनिक को बनाया। इसका अगर पीएम पूछे, पीएम प्राइम मिनिस्टर, तो कौन था भाई? प्रधानमंत्री पॉलगेनिक, पॉलगेनिक, पॉलगेनिक। जी हाँ दोस्तों, इसने अपना प्रधानमंत्री पॉलगेनिक को बना दिया। और ये पॉलगेनिक था कैसा? तो पॉलगेनिक भी इसी के तरह इसी का बात मानता था, इसी का जी हजूरी करता था, यानी ये भी कट्टर प्रतिक्रियावादी था। जैसे कि चार्ल्स दसम प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक उसी प्रकार पॉलगेनिक भी क्या था? प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रियावादी था। जी हाँ, पॉलगेनिक भी क्या था? प्रतिक्रियावादी था। अब हुआ क्या, चार्ल्स दसम तो अपना प्रधानमंत्री पॉलगेनिक को बना तो दिया, लेकिन अब होता यूं है कि पॉलगेनिक अब शासन का कार्यभार संभालने लगा। अब क्या करने लगा, यह जो था यह अभिजात्य वर्ग का स्थापना करता है। किसका स्थापना करता है पॉलगेनिक? अभिजात्य वर्ग का, अभिजात्य वर्ग। किसके स्थान पर? तो लुई 18वां द्वारा एक बनाया गया कानून था, जिसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है, नागरिक संहिता। नागरिक संहिता के स्थान पर, तो नागरिक संहिता के स्थान पर इन्होंने अभिजात्य वर्ग का स्थापना किया। अब देखिए अभिजात्य वर्ग का क्या काम था? तो अभिजात्य वर्ग का काम था ये उच्च वर्गों का समर्थन करता, ये उच्च वर्ग का समर्थन करता था। ये उच्च वर्गों का क्या करता था? समर्थन करता था अभिजात्य वर्ग। तो पॉलगेनिक ने इसकी स्थापना तो कर दी। अब हुआ क्या कि जनता जो उदारवादी थी वो अब परेशान होने लगी। वो जनता अब उनमें असंतोष की भावना उठने लगा। उनके लिए कोई कार्य नहीं करता था, उनके सुख दुख से इन्हें कोई माने मतलब नहीं था। तो भाई ऑब्वियसली बड़ी बात है कि जनता नाराज होगी, जनता नाराज होगी। तो जनता पॉलगेनिक का क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। जनता पॉलगेनिक का विरोध कर रही थी, क्योंकि यह जनता, ये पॉलगेनिक जो जनता के सुख दुख के लिए कोई भी काम नहीं करता था, तो ऐसे में जनता विरोध करेगी, ये स्वाभाविक है। तो ये क्या कर रहा था? पॉलगेनिक का जब जनता विरोध कर रहा था, उसी समय चार्ल्स दसम एक कानून बनाता है। चार्ल्स दसम कहता है कि जनता की इतनी औकात कि वह मेरे द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री पॉलगेनिक का विरोध करे। जी हाँ दोस्तों, मेरे द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री पॉलगेनिक का विरोध करे। तो इसने एक कानून बनाया, 4 अध्यादेश। 4 अध्यादेश। यह दोस्तों अध्यादेश वैसे कानून को कहा जाता है जिसको जबरदस्ती बिना सुनवाई के लागू किया जा सके, उसे हम कहते हैं अध्यादेश। तो इन्होंने एक कानून बनाया जिसका नाम था 4 अध्यादेश, ठीक ना। तो ये 4 अध्यादेश जो जारी किया गया, तो जनता जो थी, जो उदारवादी जनता थी, इसे अपनी एक चुनौती समझी। क्या समझी? एक चुनौती समझी, क्योंकि ठीक उसी समय जारी किया गया था, इसलिए जनता ने इसको एक चुनौती समझी और जनता विरोध करना चाहिए। जी हाँ, जनता विरोध करना चाहिए। ये 4 अध्यादेश जब जारी करता है चार्ल्स दसम, तो यह एक ऐसा कानून था जो उदारवादियों का गला घोटने का काम करता है। जी हाँ, गला घोटने का काम करता है ये 4 अध्यादेश। तो ऐसे में जनता में असंतोष की भावना बढ़ रही थी, विरोध करने की भावना बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, तो जनता अब कह रही थी कि मैं विरोध करूंगा। जनता कह रही थी अब तो विरोध होगा ही होगा, अब तो क्रांति होगी ही होगी, अब तो विद्रोह होगा। तो अब क्या होता है, 1830 में 22 जुलाई
1830 22 जुलाई 1830 को क्या होता है, फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो जाता है। जी हाँ, गृह युद्ध उसे कहते हैं जो कि देश के अंदर, उसे ही कहते हैं गृह युद्ध। तो 22 जुलाई 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो जाता है और इसे ही कहते हैं 1830 की क्रांति। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जुलाई 1830 की क्रांति के कारण बताएं तो ऐसे कारण आप बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला कारण रहेगा निरंकुश शासन। जी हाँ दोस्तों, आप बताएंगे कि चार्ल्स दसम एक निरंकुश शासक था जिसे जनता के सुख दुख से कोई माने मतलब नहीं था। दूसरा, पॉलगेनी की प्रतिक्रियावादी नीति। जी हाँ दोस्तों, पॉलगेनी एक ऐसा प्रतिक्रियावादी शासक था, पर वह जनता को, उदारवादी जनता को देखना नहीं चाहता था। उसने अभिजात्य वर्ग की स्थापना की थी जो कि उच्च वर्गों का समर्थन करता था, जो कि निम्न वर्गों को देखना पसंद नहीं करता था। चौथा क्या था, इसने प्रेस पे भी प्रतिबंध लगा रखा था। किसने? चार्ल्स दसम ने। प्रेस यानी जो कागज वगैरह होते, इसने प्रेस पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों? क्योंकि जनता की आवाज पूरे देश में फैल सके। तो इन्हीं कुछ कारणों से जनता ने क्या की, विद्रोह कर दी 22 जुलाई 1830 को, और वहाँ फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो जाता है और इसे ही कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया जुलाई 1830 की क्रांति हो गई, तो देखिए क्रांति जब होगी तो उसके कुछ परिणाम भी होंगे। इतिहास में दो चीज बड़ी कॉमन है, क्रांति के कार्य और क्रांति के परिणाम। जो भी चीज होगी उसके कुछ कारण होंगे और जो कारण होंगे जब होगा तो उसके कुछ परिणाम भी होंगे। तो आइए जानते हैं इसके परिणाम क्या थे। तो पहला जो कारण था, बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। बुर्बो वंश के शासन का अंत, ठीक है। चार्ल्स दसम क्या था, जब क्रांति हुई चार्ल्स दसम 1830 में फ्रांस को छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। जब जनता विद्रोह की तो चार्ल्स दसम इंग्लैंड भाग गया फ्रांस को छोड़ के। तो चार्ल्स दसम का भी अंत हो गया। और दूसरा, राजतंत्र, कट्टर राजतंत्र, ऐसे लिख दीजिए, कट्टर राजतंत्र समर्थकों का अंत हो गया। समर्थक का अंत हो गया। यह दोस्तों दूसरा जो परिणाम निकला वो कट्टर जो राजा का समर्थन करते थे, जो राजा के लिए जीते थे, जो राजा के प्रति वफादारी दिखाते थे, उन सभी का अंत हो गया, है कि नहीं। और तीसरा क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के भावना का उदय हुआ। यह चार्ल्स दसम का अंत हो गया, क्रांति हुई। अब राष्ट्रवाद, लोगों में राष्ट्रवाद जानने लगा कि हाँ ये देश हमारा है, हम एक हैं, संस्कृति सभी चीज हमारी एक है, और राष्ट्रवाद लोगों में जगने लगा। अब फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना का उदय होने लगा। और चौथा, स्वतंत्रता की मांग होने लगी। स्वतंत्रता की मांग होने लगी। अब जनता कह रही थी कि हमें स्वतंत्रता दो, हम स्वतंत्रता चाहते हैं। पांचवा, गणतंत्र की मांग होने लगी। गणतंत्र की मांग होने लगी। तो भाई ये सब कुछ क्या थे, परिणाम थे। अब देखिए हम जानते हैं, अब परिणाम तो हो गया, अब फ्रांस में फिर से क्रांति हुई, तो फ्रांस में फिर से कोई नया शासक आएगा जो कि जनता के हित में काम करेगा, क्योंकि जनता ने तो क्रांति कर दी। अब जनता द्वारा ही कोई सरकार बनेगा फ्रांस में, तभी तो शासन चल पाएगी। तो आइए नहीं जानते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, अब जुलाई 1830 की क्रांति हो गई, उसके परिणाम हो गए। अब फ्रांस में एक नए वंश का उदय होता है और एक नए वंश के शासक बनते हैं जो कि जनता की द्वारा चुनी गई प्रथम सरकार बनती है। आइए उन्हें जानते हैं। तो ये शासक जो थे आर्लियंस वंश के थे। किस वंश के? आर्लियंस वंश के शासक। आर्लियंस वंश, जी हाँ आर्लियंस वंश, ये जनता के द्वारा चुनी गई प्रथम सरकार थी। जी हाँ, इसका शासक था लुई फिलिप। लुई फिलिप, जी हाँ दोस्तों, आर्लियंस वंश का शासक था लुई फिलिप। जी हाँ दोस्तों, इसके नाम पे एक कंपनी भी है, आप पता कर सकते हैं लुई फिलिप के नाम पे, ठीक ना। तो इसी के नाम पे उस कंपनी का नाम पड़ा है जिसका नाम है लुई फिलिप। तो ये लुई फिलिप कब जो है, लुई फिलिप 1830 में कहाँ
1830 में फ्रांस का राजा बन जाता है। 1830 में फ्रांस का राजा बन जाता है आर्लेस वंश से, आर्लेस वंश से, ठीक ना, आर्लेस वंश से। और ये भी अपना पीएम बनाता है। क्या बनाता है? पीएम बनाता है। यह दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते कि लुई फिलिप कैसा आदमी था। तो लुई फिलिप जो था उदारवादी था, उदारवादी था, किंतु यह समय के बाद महत्वाकांक्षी भी बन जाता था। यानी उदारवादी और महत्वाकांक्षी भी था, महत्वाकांक्षी भी था। लुई फिलिप जो था उदारवादी और महत्वाकांक्षी दोनों था, ठीक है ना। तो इसने अपना पीएम किसको बनाया? गीजो को बनाया, गीजो को बनाया। जी हाँ दोस्तों, गीजो एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना, इसे मजाक में नहीं लीजिएगा। गीजो एक व्यक्ति का नाम है जिसने अपना प्रधानमंत्री लुई फिलिप ने बनाया था इसको, ठीक है ना। अब देखिए गीजो, इसकी सबसे बड़ी गलती हुई, पीएम जो बनाया गीजो को, इसकी सबसे बड़ी गलती क्या हो गई? यह जो था ये भी कट्टर प्रतिक्रियावादी था, कट्टर प्रतिक्रियावादी था। और ये भी क्या करता था? उच्च वर्गों का समर्थन करता था, उच्च वर्ग का समर्थन करता था। अब स्वाभाविक सी बात है कि भाई जब ये उच्च वर्ग का समर्थन करेगा तो फिर से क्रांति होगी, फिर से क्रांति होगी। तो गीजो द्वारा जो पॉलिटिक्स किया, सेम गलती गीजो कर दिया। अब ये भी जनता की सुख दुख से, उदारवादियों की कोई सुख दुख से कोई माने मतलब नहीं थी। जनता में असंतोष की भावना बढ़ रही थी। अब जनता सोच रही थी क्रांति करे, लेकिन इसके शासन काल में क्या हुआ? राजा तो अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे राजा भी क्या, राजा भी सिर्फ अपने में अयासी में रहने लगा। अब उन्हें भी जनता की कोई सुख दुख से कोई माने मतलब नहीं थी। अब फ्रांस में फिर से क्रांति होने वाली थी। यहाँ तो उस क्रांति के कारण क्या थे? तो सबसे पहले इसके शासन काल में क्या हुआ? इसके शासन काल में पहला कारण जो था भूखमरी, भूखमरी। लुई फिलिप के शासन काल में भूखमरी चरम सीमा पर फैल गई। जी हाँ, भूखमरी, जनता को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। जी हाँ, लुई फिलिप के शासन काल में फसल उतनी अच्छे से नहीं हो पाई और भूखमरी फैल गई पूरे देश में। जनता को खाने के लिए पर्याप्त भोजन तक नहीं था। तो ऐसे में जनता विरोध करेगी कि नहीं करेगी? जरूर करेगी। तो दोस्तों भूखमरी फैल गई। दूसरा बेरोजगारी, बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, लुई फिलिप के शासन काल में क्या हुआ कि इसके देश में, फ्रांस ऐसे देश में, इसके शासन काल में उद्योग कारखाने का क्या था? अभाव था। अब जनता को रोजगार नहीं मिल पा रही थी, तो जनता ऐसे में बेरोजगार हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? तो ऐसे में ये देश पूरा बेरोजगारी से तंग हो गया, यानी पूरे देश में क्या हो गई? बेरोजगारी फैल गई। और तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था गीजो की प्रतिक्रियावादी नीति, गीजो की प्रतिक्रियावादी नीति, गीजो की प्रतिक्रियावादी नीति, सेम पॉलिगेनिक वाली घटना, ठीक है। चौथा विदेश नीति का अभाव, विदेश नीति का अभाव। जी हाँ दोस्तों, लुई फिलिप में विदेश नीति का अभाव था। लोगों से विदेश से कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है, इसमें इसका अभाव था। और इसी कारण जनता को लग रहा था इससे फ्रांस की प्रतिष्ठा पे, एक शक्तिशाली देश की प्रतिष्ठा पे आघात पहुंच रहा था। जी हाँ दोस्तों, आघात पहुंच रहा था, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया जा रहा था। इसी कारण, इस सभी कारणों को देखते हुए 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1848 को, 1848 को थियर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में एक क्या होता है? एक भोज का, एक महाभोज का, मतलब जिसमें भोजन खाया जाए, भोजन मतलब भंडारण किया जाए, उसका आयोजन होता है, ठीक है। आयोजन होता है 22 जनवरी 1848 को थियर्स के नेतृत्व में। अब वहाँ जनता एकत्र हो जाती है और वहीं जनता एकत्र होकर लुई फिलिप के शासन का विरोध कर देती है और इसे ही कहते हैं जुलाई 1848 की क्रांति। जब तो हमने जाना अभी तक कि वियना कांग्रेस क्या है, वियना कांग्रेस के बाद जाना लुई 18वां के बारे में, लुई 18वां के बाद जाना चार्ल्स दशम के बारे में, चार्ल्स दशम के बाद जाना 1830 की क्रांति के बारे में, फिर उसके बाद जाना लुई फिलिप के बारे में, फिर गीजो के बारे में, फिर 1848 की क्रांति के कारण बात। अब क्रांति समझ गए?
अब आर्यन के बारे में भी समझ गए। 1848 की क्रांति, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 1848 के क्रांति के कारण क्या थे, तो ये 4-5 पॉइंट अब लिख दोगे आंसर। अब देखिए, आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, फिर भी आइए हम इसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार पूछ ही देता है। यहाँ दोस्तों यूनान के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि इससे मात्र 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। किताब में वैसे दिया है एक क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन में, जो आज तक कभी पूछा नहीं, तो वो क्वेश्चन सब पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। तो यूनान किसे कहते हैं, तो यूनान जो था यूरोपीय सभ्यता का पालना था। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे यूनान को। जी हाँ दोस्तों, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये उस समय पूरे यूरोप में सारे चीज़ों से, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जितने भी हमारे साहित्यिक हो गए, कला हो गए, ये ज्योतिष हो गए, व्याकरण हो गए, छंद हो गए, इस सभी चीज़ों में क्या था, निपुण था। इस सभी चीज़ों में क्या था, निपुण था, यानी बहुत अच्छा था। ये अपने संस्कृति को लेकर पूरे यूरोप में बहुत ही डेवलप था, ठीक है ना। इसी कारण इसको यूरोपीय सभ्यता का क्या कहा जाता है, पालना कहा जाता है। यह दोस्तों ये एक देश का गुलाम था, ये एक देश का गुलाम था जिसका नाम था तुर्की। तुर्की का ये क्या था, उपनिवेश था। क्या था, उपनिवेश था। उपनिवेश वैसे देश को कहते हैं जिस पर कोई शक्तिशाली देश उस पर शासन करने लगता है। जैसे हम बोल सकते हैं भारत जो था इंग्लैंड का क्या था, उपनिवेश था। हमारे ऊपर इंग्लैंड 200 साल शासन किए, हमें गुलाम बना के रखे, तो हम क्या हो गए, इंग्लैंड का उपनिवेश हो गए। तो ठीक उसी प्रकार तुर्की का क्या था, ये गुलाम था यूनान। तुर्की यूनान पे क्या कर रखा था, शासन कर रखा था। अब यूनानवासी चाहते थे कि हम स्वतंत्रता चाहें। जब क्रांति हुई तो उस क्रांति के जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो भाई वो कर रहे थे अलेक्जेंडर चिप्स ग्लांटी। अलेक्जेंडर चिप्स ग्लांटी, अलेक्जेंडर चिप्स ग्लांटी यूनान में, यूनान की ओर से, यूनान का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं, इन्होंने 1829 में, यूनान में कब, 1829 में एक संधि होती है। क्या होती है, एक संधि होती है जिसे कहते हैं एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि। अब इस संधि में होता क्या है, इसको तुर्की से मुक्त करा दिया जाता है। किसको, यूनान को। अब देखिए 1830 में यूनान तुर्की से मुक्त हो जाता है, लेकिन तुर्की का नाम मात्र शासन जरूर रहता है, है ना, नाम मात्र शासन जरूर रहता है, लेकिन यूनान तुर्की से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि असल में यूनान कब स्वतंत्र हुआ, तो भाई आपको मैं बता दूं, असल में 1832 में स्वतंत्र हुआ। कब हुआ, 1832 में यूनान पूरे तरीके से स्वतंत्र हो गया और वहाँ का अपना राजा भी बना, जिस राजा का नाम क्या था, ओटो। क्या था, ओटो वहाँ का राजा था। इतनी सारी बातें थे, सिर्फ इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता है, ठीक ना। और 2-4 क्वेश्चन आपसे और पूछ सकते हैं, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन कभी कभार पूछते हैं, तो वैसे नहीं पूछते हैं। जैसे हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट, ठीक ना, बुडापेस्ट। अगर हंगरी की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए, हंगरी की राजधानी कौन है, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अब देखिए, मैंने जैसा कि बताया, ऑस्ट्रिया लगभग सारे देशों पे उसका आधिपत्य था। तो हंगरी पे भी, किस पे, हंगरी पे भी ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। एक देश आता है बोहेमिया पे भी ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, कभी ऐसे बाई चांस पूछ देता है कि बोहेमिया पे किसका शासन था, तो आप बोलोगे ऑस्ट्रिया का शासन था। तो हंगरी पे भी किसका शासन था, ऑस्ट्रिया का था। वहाँ की राजधानी क्या था, बुडापेस्ट। क्या था, बुडापेस्ट था। और मैं आपको बता दूं, हंगरी में जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, वो 2 व्यक्ति कर रहे थे। एक का नाम था फ्रांसीसी डिक और दूसरा का नाम था कौसुत। बस इतना ही यूरोप में राष्ट्रवाद के
बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। और एक और टॉपिक है, बस एक टॉपिक है इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। बस इन 2 टॉपिकों को हम अगले वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। वैसे हमने पूरे चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीकों से समझ लिया है। सिर्फ एक और टॉपिक है जिसका नाम है इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, ये हम अगले वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे।